अस्सलाम वालेकुम। भली करे आयो साईं, सजन आवन ते अखियाँ ठरन, जी आयानू खुश आमदीद, बख़ैर आगले और सत बिस्मिल्लाह। इन सारी ज़ुबानों में कोई कमी कोताही रह गई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। असल में इन सारों का ज़िक्र करने का मकसद ये है कि आज का हमारा जो सेशन है ये पाकिस्तान के तमाम सूबों, तमाम अज़ला बिलखसूस उन स्टूडेंट्स और उन नौजवानों के लिए है कि जो अपनी कैरियर काउंसलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके से अपने डोर स्टेप पे या अपने इलाकों में अवेल नहीं कर सकते। तो हमारी इस कैरियर काउंसलिंग का जो सेशन है इसके 3 हिस्से हैं। हम उसमें जॉब सर्च को डिस्कस करेंगे और सीवी राइटिंग स्किल्स को, और इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यूइंग स्किल्स जो हैं उनको हमने आज के सेशन में देखना है। तो इसका आगाज़ हम जो करने जा रहे हैं वो एक फ़ोक स्टोरी है जो किताबों में मिलती है और जो मुख्तलिफ़ इलाकाई जो बुज़ुर्ग हैं वो सुनाते हैं कि किसी जगह पे गीदड़ों की कोई मजलिस हो रही थी और उसमें से जो उनके बड़े जो सीनियर गीदड़ था वो अपने कबीले को बता रहा था कि आपने ये ख़याल रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो रिज़्क़ है ये अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अभी वो इतनी बात कर ही रहा था तो उसमें से एक गीदड़ जो है वो उठा और वहाँ से नदी की तरफ चल पड़ा। तो हुआ यूँ कि वहाँ पे जाके वो आसमान की तरफ मुँह खोल के बैठ गया और उसने कहा कि इसका मतलब अगर रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है तो आज मुझे भी देगी। बिलाशुबा राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात है, मगर हमें लेसन के तौर पे बताया गया है कि एक तो मुकम्मल बात सुननी चाहिए थी और दूसरी बात जो आगे वो लेसन देना चाह रहा था वो सुननी चाहिए थी, मगर वो जल्दबाजी में वहाँ पे पहुँचा, मुँह खोल के बैठ गया। ऊपर से कोई परिंदा, कोई शाहीन या उकाब या कोई ऐसा परिंदा जो किसी जानवर को लेके जा रहा था, किसी परिंदे को, उसके मुंह से गिरा और गिदड़ के मुंह में आके गिर गया वो। तो गिदड़ ने उसको दबोचने के बजाय वो बैठा रहा। इसी दौरान पास एक और कोई जानवर गुज़रा, लोमड़ी होगी या कोई भी जानवर था, वो उसके मुंह से उचक के तो वो वहाँ से चल दी। तो वो गीदड़ दौड़ता हुआ अपने कबीले की तरफ गया। उसने कहा कि जो आप बात कर रहे थे उसमें 2-3 चीज़ें ऐड कर लें। एक तो उसने बताया कि जो मुकम्मल बात है उसको सुने बग़ैर आपने कभी भी उस पर अमल नहीं करना। दूसरी चीज़ उसने कहा कि रिज़्क़ बेशक अल्लाह ताला की ज़ात देती है, मगर हीला आपको ख़ुद करना पड़ता है। वो सबब देता है, मुसब्बब बनता है, वो सबब देता है, मगर उस सबब को इख्तियार करना ये आपका काम है। और जो तीसरी उसने बात की, उसने ये कहा अपनी जो हमारी जिस ज़ुबान में ये फ़ोक कहानी सुनाई जाती है कि गो के रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, मगर कड़ूची बरना खुद ही पड़ता है। ये जो कड़ूची है ये उस मुकामी ज़ुबान का लफ्ज़ है कि आपको यानी सिर्फ़ इस बात पे बैठ जाना कि अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक़ है, तो इससे आपका जो है वो और लोग हैं जो वो एक अलग बहस है कि तवक्कुल करके बैठ जाते हैं, कोई हीला भी नहीं करते। वो हमारे लिए वो या आमतुन नास की हम जो बात कर रहे हैं वो उनमें से वो लोग नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन मुकम्मल सुनना है। पहली बात, हम आपको वेज़ बताएंगे, इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट आपने करना है। दूसरी बात, तीसरी और आखिरी बात, और वो ये कि इस बात पे ईमान रखना है कि इंशाल्लाह पहले भी और मरते दम तक जो राज़िक़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात वो आपको रिज़्क़ दे रही है, आगे भी देगी इंशाल्लाह। आपके नसीब का एक लुक़मा मैं नहीं ले सकता, मेरे मुक़द्दर का कोई एक लुक़मा आप नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ कि मेरा रिज़्क़ ख़त्म हुए बग़ैर तब तक मलकुल मौत मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक मैं अपने जो मेरे मुक़द्दर में रिज़्क़ है उसको ख़त्म ना कर लूँ दुनिया पे होते हुए। तो हम इस बुनियादी जो एक हमारी बुनियाद जो हमने बनाई इसके ऊपर हम आगे इंशाल्लाह मूव करते हैं कि ये ईमान रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक़ है, वो रिज़्क़ देती है। हम आगे जो है वो उस रिज़्क़ के लिए, चूँकि हमारे जो इससे पहले सेशंस हुए हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर हमने बात की, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से हमारा सेशन हुआ। और अब उसका जो नेक्स्ट जो सीक्वल है कि कैरियर काउंसलिंग में
आप लोगों को जो जॉब सर्च है वो कैसे करनी है। हमारे सेशन के जो हायरार्की है बेसिकली वो 3 स्टेप्स में हम बात करेंगे। पहले में हम जॉब सर्च के ऊपर बात करेंगे, सीवी राइटिंग के ऊपर बात करेंगे और इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। अब जॉब सर्च के 4-5 मेथड्स हैं, कुछ इसमें से अभी भी मार्केट में इन प्रैक्टिस हैं, कुछ अभी जो हालिया कोरोना वायरस आए इससे हर एक सिनेरियो को इसने चेंज किया है, मगर हम उन सारे मेथड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लिंक इनके आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएंगे और आखिर पे आपको उस व्हाट्सएप का एक नंबर भी शेयर करूंगा जहां से ये लिंक्स, जॉब, स्कॉलरशिप्स और एडमिशन इंफॉर्मेशन, मेल्स के लिए अलग हमने ग्रुप बना रखा है, फ़ीमेल्स के लिए अलग ग्रुप बना रखा है। द सीकर्स के नाम से हम एक प्लेटफार्म को रन आउट कर रहे हैं और हमारा जो पहला मेथड है जॉब सर्च के हवाले से उसको कहा जाता है फ़िज़िकल जॉब सर्च। आप किसी जगह पे जाते हैं और फ़िज़िकली पूछते हैं जाके वहाँ पे क्या आया, यहाँ पे कोई मेरे लायक जॉब है। ये बहुत पुराना मेथड है मगर ये भी इस वक्त मार्केट में कई जगहों पे पाया जाता है। तो आपको फ़िज़िकली जाना पड़ता है, फिर लोग उस पर अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं और इस तरीके से काम आगे जो है वो चलता है। दूसरा न्यूज़पेपर्स हैं, संडे के जो मैगज़ीन्स आते हैं उसमें एडमिशन इंफॉर्मेशन, जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। हाल ही जो माजी करीब है इसमें जॉब एक्सपोज़ के बड़े रुझान थे। लोग जो एक्सपोज़ होती थी वहाँ पे अपने CVs और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते थे, अप्लाई करते थे, ऑन स्पॉट इंटरव्यू देते थे और उनको उनकी सिलेक्शन भी हो जाती थी। ये कोविड-19 की वजह से फ़िलहाल ये सिनेरियो तो नहीं है मगर ये भी एक मेथड है जॉब सर्च के हवाले से। एक अहम जो इसका मेथड है वो रेफरेंसेस हैं। कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन में बंदा बैठा हुआ है और वो आपको अपना रेफरेंस देता है कि आप मेरे रेफरेंस से अप्लाई करें, या वो आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये भी एक बड़ा स्ट्रांग मेथड है और इसके ऊपर काम हो रहा है और आजकल तो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस होता है। जो सबसे अहम जो आपको घर बैठे भी अवेलेबल है वो है ऑनलाइन जॉब सर्च इंजन। जितने भी हैं आपके यूट्यूब है, गूगल है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इन ट्विटर है, इवन देन आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स, उनके पेजेस, उनके पोर्टल्स अवेलेबल होंगे जिसमें indeed.com.pk है, rosie.pk है, dailypaper.pk.com/jobs इन पाकिस्तान है, बेरोज़गार.com है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में एक और बड़ा जो है वो अहम वेबसाइट है jobs.com.pk के नाम से, इन जगहों पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अब जॉब सर्च करने के बाद जो अगला मेन जो यूँ समझ लें कि आपका एक ऐसा सेगमेंट है जिसके जो जॉब सर्च और इंटरव्यू स्किल्स के दरमियान का एक सेटअप है, उसको कहते हैं CV राइटिंग। दुनिया में हज़ारों तरीके हैं CV राइटिंग के। आपको गूगल पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, MS वर्ड में बेशुमार टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। याद रखिए कि कवर जो पेज है जो आपका वो अलग चीज़ है, रेज्यूमे अलग चीज़ है और CV अलग चीज़ है। इसमें 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हमने इवन दिन ट्रेनिंग सेशंस में अटेंड किया उनको एज अ पार्टिसिपेंट, मगर अब वो ऑब्सोलीट हो गई हैं। ये कि आपकी CV के ऊपर ये लिखना लाजमी नहीं है करिकुलम वाइटाए या रेज्यूमे या जो भी आप उसको एक नाम दे लें, कवर लेटर कह लें, जो भी कह लें, मगर अब ये ऊपर हेडिंग देना ज़रूरी नहीं समझा जाता। फिर इसी तरीके से जो आपकी CV है इसके बेशुमार मेथड्स हैं, मगर हम उस मेथड को और उस टेम्पलेट को और उस स्पेसिमन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंसर्कल करता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में और जॉब्स में जहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उसमें 2-3 चीज़ें बुनियादी तौर पे हैं जिनको मैंने आपसे ज़िक्र किया। अब 6 कुछ जो स्टेप्स हैं इसके उसको याद रखिएगा कि आपने अपने कैरियर को और ऑडियंस को टारगेट करना है। आप जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में, एकेडेमिया में, कॉर्पोरेट में, बैंकिंग से, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस ऑडियंस को टारगेट करते हुए अपना CV बनाना।
अपने एम्प्लॉयर को टारगेट करते हुए अपना सीवी बनाना, ये बहुत अहम चीज़ है। फिर उसमें जो आपका जिसको कहते हैं कि जो आपकी फॉर्मेटिंग होती है आपकी सीवी की, वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है उसका, अगर अच्छा है। और अगर आपका वो उसको आपने बुरा उसमें इनकॉर्पोरेट किया तो वो एक बैड इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट करेगी। अच्छा इंप्रेशन दे, इसके लिए ज़रूरी है जो आप टेम्पलेट्स यूज़ करने जा रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करने जा रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर आप इटैलिक में लिखेंगे, जो आपको वर्ड्स ने मुख्तलिफ़ जो फ़ॉन्ट्स दिए हैं वो आप उनको यूज़ करेंगे, खामखा कि आप ऐसे टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे जो प्रोफेशनल जो दुनिया है उसमें जिसको अच्छा नहीं लिया जाता, तो ये आपका पहला इंप्रेशन होता है सीवी, ये आप उसमें अपना इंप्रेशन को ख़राब कर बैठेंगे। तो लिहाजा MS वर्ड की अगर आप बात करें तो टाइम्स न्यू रोमन बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, उसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 जो है वो अच्छा है। इसमें सिर्फ हेडिंग्स को आपने बोल्ड करना है। इटैलिक के लिए याद रखिए कि बाज़ बंदे अपने नाम को या इन चीज़ों को इटैलिक कर देते हैं। इटैलिक करने का जो इंग्लिश में मेथड है वो ये है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई लफ्ज़, ऐसी कोई फ्रेज़ जो इंग्लिश में अवेलेबल ना हो, वो चाहे अरेबिक से हो, लैटिन वर्ड हो, उर्दू से हो, तो उसको जब आप लिखेंगे इंग्लिश में या रोमन में तो उसको आप इटैलिक करते हैं। तो जो पढ़ने वाला है वो ये समझ जाएगा कि इसको लिंग्विस्टिक्स के जो एथिक्स हैं वो भी पता हैं, ये लिंग्विस्टिक्स को भी जानता है, लैंग्वेज को कैसे जो है प्रेजेंट करना है, वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखे हुए है। फिर इसमें यह है कि जो साइडों पे वाइट स्पेस होती है उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना। उसमें लेफ़्ट साइड की जो स्पेस है उसमें आप हेडिंग्स अलग से बना सकते हैं क्वालिफ़िकेशन का, एक्सपीरियंस के हवाले से, ठीक है। और जो आगे जितने भी हेडिंग्स होंगी आपकी सीवी के उसको आप लेफ़्ट साइड पे करेंगे। इसका मार्जिन और इसका जो यूँ कह लें कि जो वर्ड के अंदर की जो रिव्यू में जाके, एडिट में जाके या पेज लेआउट में जाके ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करने का वहाँ पे बताया जाता है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डाटा एक चीज़ होती है कि आपने कौन सी चीज़ सबसे पहले अपने सीवी में बतानी है। तो याद रखिए कि आप अगर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं और एक्सपीरियंस्ड आप कैंडिडेट हैं तो आपकी सीवी में सबसे ऊपर जो चीज़ होनी चाहिए वो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने काम किया है और जिसमें उसमें डेजिग्नेशन आ जाता है, कौन से ड्यूरेशन में आपने काम किया है, ये सारा टाइम फ्रेम जो है वो आपका सबसे ऊपर आना चाहिए। अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जो यूँ समझ लें कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको आप फोकस कर सकते हैं। और हम जो जब आगे जाके बात करेंगे कि उसमें भी आपने देखना ये है कि सबसे ऊपर क्या रखना है। सबसे ऊपर आपने जो अभी इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं कि अपनी जो क्वालिफ़िकेशन अगर आप लिखने जा रहे हैं तो जो लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसको सबसे ऊपर लिखना है। और फिर डिसेंडिंग आर्डर में आखिर पे जो है जो आपकी सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन हो वो सबसे आखिर पे हो। इसी तरीके से अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने जा रहे हैं तो इंटर्नी के तौर पे आपने कैरियर का आगाज़ किया था तो वो सबसे आखिर पे हो, सबसे टॉप पे वो हो जो आपका सबसे लेटेस्ट जो आपका डेजिग्नेशन था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी। इसमें आपकी अकम्पलिशमेंट ऑफ स्किल्स की बात जब आती है और स्किल सेट की बात आती है, समरी की बात आती है, जो आप क्वालिफ़िकेशन जिसकी बात कर रहे हैं उसमें कंसाइज़ लिखें। शुरू में अपना CGPA देने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना उसका ईयर लिख सकते हैं, इदारे का नाम लिख सकते हैं और डिग्री का टाइटल लिख सकते हैं, दैट्स एनफ। अगर कहीं पे ज़रूरत होगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाएगा तो उसमें वो सारा कुछ अवेलेबल होता है। ये भी चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं कि उसमें अपने ग्रेड्स लिखना, अपनी परसेंटेज लिखना और ये सारी चीज़ें लिखना। तो हम आगे मूव करते हैं कि जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसमें याद रखिए कि अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको आपने इनलिस्ट करना है, उनका कंप्लीट नाम, जो अगर वो उसको सर्च करना चाहे इंटरनेट पे तो उसको आसानी से मिल सके। स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है, इंग्लिश लिखते हुए उस चीज़ का ख्याल रखना। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, बैचलर के बाद या मास्टर के बाद आप अभी नई आपकी जॉब है तो उसमें इसी तरीके से अपनी जब क्वालिफ़िकेशन लिखने लगे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम,
आपकी डिग्री टाइटल क्या, स्पेशलाइजेशन है उसमें, और ड्यूरेशन क्या है, इस तरीके से आपने उनको फोकस करते हुए फिर आपका जो हम बात करेंगे कि एजुकेशन और ट्रेनिंग की जब आपने वहाँ पे ज़िक्र करना है तो ट्रेनिंग, हर उस ट्रेनिंग का ज़िक्र ज़रूरी है जो आपकी जॉब के रिलेटेड है। एक ही तरह का CV हर जॉब के लिए नहीं भेजना है। टारगेट आपने ये रखना है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, उस एम्प्लॉयर की मेंटालिटी क्या है, वो उनकी वेबसाइट्स, उनके विजन स्टेटमेंट्स और मिशन स्टेटमेंट्स, उनके स्लोगन्स क्या हैं, उनके फाइनेंशियल्स को देख के जाना, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी के ऊपर फोकस करते हुए ही आपने अपने CV को इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब कुछ डूज़ और डोंट्स का जिक्र करते हैं कि जो चीज़ें आपने लाजमी करनी हैं कि अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फुल देना है आपने। उसमें याद रखिएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन CV के सबसे जो टॉप लेफ़्ट है एक्सट्रीम, वहाँ पे होना चाहिए आपके नाम के साथ ही। उसमें आपका एड्रेस है, उसमें आपका सेल नंबर है, ईमेल है, इसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में इवन देन वो आपका फ़ेसबुक का और लिंक्डइन का जो है एड्रेस भी मांग लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ख्याल बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि जो आप ईमेल देने लगें तो वहाँ पे ज़ख्मी.दिल.com नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा जो स्टाइल है, मसलन अगर मेरा नाम अब्दुल अम्मार मुनम है तो मैं जीमेल पे या किसी भी जगह जहाँ पे भी अपना ईमेल बनाने जा रहा हूँ तो अब्दुल.अम्मार इज़ एनफ। अगर ये यूज़र नाम अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें अपना ईयर ऑफ बर्थ लिख सकते हैं और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में शार्ट्स आपका ईमेल हो, दैट्स एनफ। आपने जब अपना लिंक्डइन देना है तो याद रखिए, इससे पहले आपको ख्याल होना चाहिए कि लिंक्डइन पे आपकी पोस्ट क्या हैं, आपकी फ़ेसबुक पे पोस्ट क्या हैं। आजकल कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले वो आपकी प्रोफाइल्स को देख लेते हैं, वहाँ से उनको आइडिया हो जाता है, जिसको कहते हैं कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो फेसबुक तो फिर पूरी जिसको कहते हैं इंडेक्स, क्या कई इंडेक्सेस आपके बताएगी वहाँ पे। तो अपनी आईडी को भी फिर प्रोफेशनल अंदाज से लेके चलना है। तो इसमें दूसरी चीज़ है कि क्वालिफ़िकेशन में कोई चीज़ फ़ेक ना हो, एक्सपीरियंस में कोई चीज़ फ़ेक ना हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। और जितनी भी आपकी CV है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो बाज़ ये भी एक ओल्ड स्टाइल हो गया है कि CV में सारी की सारी हर जॉब का बताना कि उसमें मैं ये करता था, ये करता था। इससे खाम हद तवालत का एक कंसेप्ट जाता है। अगर आपकी कल वहाँ पे जॉब कंफर्म होने जा रही है तो फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर का आप जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ज़ुबानी भी और जो उन्होंने आपको दिया था उस वक्त वो भी। तो इसको बेजा तवालत नहीं होनी चाहिए। कहने को CVs मैंने 300 पेजेस के भी देखे हैं और अब मेरा अपना CV है तो वो 5 पेजर है, और मैंने 1 पेजर CVs भी देखे हैं। मगर खाम खा उसको बड़ा करने के लिए, जिसको कहते हैं कि डर्टी लॉन्ड्री हर वक्त अपने साथ नहीं रखनी। और ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज़रूरी जो चीज़ आपने की है तो उसको आपको स्किप करिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसी तरीके से जिस आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसको टारगेट रख के आपने अपना CV बनाना है। और याद रखिए कि CV आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने नहीं देखना, उस ऑर्गेनाइजेशन की दीवारों ने नहीं देखना, उसके विजन स्टेटमेंट ने नहीं देखना, उसके मिशन स्टेटमेंट ने नहीं देखना, बल्कि किसी एक फ़र्द ने देखना है, किसी एक डिपार्टमेंट ने देखना है। तो आपने उसको फोकस करते हुए अपना CV बनाना है। तो अगर आप किसी इस्लामिक फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो आपके CV लगे कि ये जो एम्प्लॉई है ये वाकई इस थाट के साथ आया है कि ये इसको इस्लाम का और जो रेलेवेंट फील्ड है उसका इसको नॉलेज है। आपकी ड्रेसिंग से लेके आपकी CV, आपका ईमेल एड्रेस, इवन देन आप पिक्चर लगाना ज़रूरी नहीं है CV पे। CV पे अगर आप पिक्चर लगाते हैं तो वो कई ऐसी नहीं लगानी जो आपने अपने दोस्तों के साथ ईद पे क्रॉप करके तो उसको आपने बनाई थी तो आप क्रॉप करके आपने CV पे लगा दिया, नहीं। बल्कि पहली बात है लगाएं ही ना, वो ज़रूरी नहीं है। और अगर लगानी है तो प्रॉपर जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस अंदाज से, जिस बैकग्राउंड से पसंद की जाती है उसको वैसे ही लगाएं, अच्छी ड्रेसिंग में लगाएं। और उस एम्प्लॉयर का ख्याल रखें। अगर आप शलवार कमीज़ पहन के जा रहे हैं तो अच्छे पाक साफ़ धुले हुए कपड़े हों। आप पेंट कोट में गए हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी ड्रेसिंग है जो भी आप किए जा रहे हैं, मगर अगर आपका एम्प्लॉयर मजहबी है और आप दाढ़ी के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स बना के जा रहे हैं
तो ये आपकी सीवी से पहले ही आपने अपना जो सीवी प्रेजेंट कर दिया, वो अब आपकी सीवी को शायद उस इंटरेस्ट ही नहीं देखेगा। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल शेव करते हैं या आपने ख़त रखा हुआ है, उसको प्रॉपरली जो आपने अपनी पिक्चर अगर आपने लगाई हुई है अर्ली यूथ एज की, और अब जब आप गए हैं तो माशाल्लाह अब वो चेंज हो गई है, तो उसको वेल मेंटेन रखना और लेटेस्ट जो तस्वीर है आपकी उसको सीवी पे देना। फिर इसी तरीके से कि आपका सीवी में जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, उसमें वन लाइनर बहुत होता है मैक्सिमम, और डिस्क्रीट कंक्रीट टू द पॉइंट और बुलेट पॉइंट्स में वो बता रहा हो कि ये एम्प्लॉय चाहता है क्या है, और इसकी और उस ऑब्जेक्टिव में कहीं ये नहीं बताना आपने कि ऐसे लगे कि जैसे ये यहाँ से सीख के चला जाएगा। ऑल दो कि एम्प्लॉयर को ऑलरेडी इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मगर आप यू एटीट्यूड में बात करें कि ये मैं अपनी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंसेस को इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली अवेल करना चाह रहा हूँ, इसकी बेटरमेंट के लिए और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो इसी तरीके से जो आपके रेफरेंसेस हैं, ये अक्सर सीवीज़ देखने को मिली जो कुछ स्टूडेंट्स शेयर करते हैं या रिव्यू करने का मौका मिलता है कि रेफरेंसेस का सेक्शन या तो लिखें ही ना, और अगर लिखना है तो उसके आखिर पे ये ना लिख दे इतना कि रेफरेंसेस विल बी फर्निश्ड ऑन रिक्वेस्ट, जिसका इंप्रेशन ये बनता है कि एम्प्लॉयर आपसे रिक्वेस्ट करेगा भाईजान खुदा का वास्ता कि आप अपने रेफरेंसेस दे दें। इसकी बजाय अव्वल तो रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है तो उस हेडिंग को ही हटा दें, और अगर रेफरेंसेस की हेडिंग ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 1-2 रेफरेंसेस जो एकेडेमिया से हों, रिसर्च से हों, ट्रेनिंग से हों, कॉर्पोरेट सेक्टर से हों, ये अगर कल उनको कोई लेटर भी देना पड़े आपके लिए तो वो उसमें शामिल हो सकें, तो वो रेफरेंसेस फिर उसको ऐड करें। और रेफरेंसेस में उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, उसका ईमेल और उसका सेल नंबर। और ऑब्वियसली जब आप रेफरेंसेस ऐड करेंगे तो आप उस रेफरेंस को पहले इतला करेंगे इस चीज़ की कि हम जो है ये चीज़ आपकी जो रेफरेंस है अपने सीवी में उसको यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं। इसी तरीके से अब हम डोंट्स जो हैं जिनका ख्याल रखना है, ये कभी अपने नहीं करना, उसमें सबसे पहली चीज़ डोंट बेग फॉर अ जॉब। आपने मेरिट पे अप्लाई करना है, मेरिट पे आके इंटरव्यू देना है और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देना है। वाइट कॉलर बेगर्स नहीं बनना, उनको ये नहीं कहना कि सर मैं बड़ा मजबूर हूँ मुझे जॉब दें। आपने ये वाली मेन फोकस अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर लगाना है। यानी अगर आप मेरिट पे पूरा उतरते हुए हों और उसके बावजूद आप उस जॉब के लिए बेग कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर ये ना तासुर ले ले कि शायद ये इसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी नहीं हैं और ये जो है वो नर्म जज्बात का जो कार्ड है उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहा है। तो ये काम आपने नहीं करना। अपना बेस्ट आप जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करें अपनी सीवी में, और उसके बाद फिर अच्छे तरीके से इंटरव्यू देने के बाद आप वापस आ जाएं। उसको ज़्यादा जो है वो उसका जिसको कहते हैं कि ये ना लगे कि आप जॉब को जो है वो मांगना शुरू हो गए हैं, नहीं, ये काम नहीं करना। दूसरी तरीके से मैंने जो इसमें बात बताई कि अपना जो फ़ोटो लगाएं, पिक्चर लगाएं, वो अच्छे प्रोफेशनल अंदाज से लगाएं, नहीं तो उसको लगाना ज़रूरी नहीं है। मेजॉरिटी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो सीवी जो है उसके ऊपर वो डिमांड नहीं होती उनकी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स में बाद में बात का तो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर आपसे और वो लेटेस्ट मांग लेते हैं, आप उस वक्त उनको दे सकते हैं। कभी भी अपनी सीवी में स्लैंग लैंग्वेज यूज़ ना करें, ब्रोकन इंग्लिश यूज़ ना करें, ऐसे एब्रीविएशन यूज़ ना करें जो सिर्फ आपको ही पता हो, या शॉर्ट हैंड लिखने की कोशिश ना करें। इसी तरीके से जो आपकी हर एक सीवी हर तरह की जॉब के लिए ना हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक जॉब के लिए अप्लाई करते रहें। जो आपकी एक्सपीरियंसेस, और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड हो, सिर्फ उसी जॉब के लिए अप्लाई किया जाना चाहिए, और उसकी रिलेटेड हर जॉब जो भी आपकी है उस पर ज़रूर एफ़र्ट करके अप्लाई करें। क्यों कि इससे आपके अंदर एक स्टेमिना आएगा। ये नर्व्स का बेसिकली इम्तिहान होता है, इसमें होपलेस नहीं होते। अगर आपको कहीं से कॉल आती है, नहीं आती, इंटरव्यू में बुलाते हैं, नहीं बुलाते, और अगर बुलाते भी हैं, सक्सेसफुल होने के लिए ये ज़रूरी है कि सारे प्रोसेस में से गुजरा जाए। ये आपको असाबी तौर पे मजबूत करेगा और प्रोफेशनली आपको ग्रूम करेगा। यही चीज़ें होती हैं कि एक इंटर्नी है, फ्रेश ग्रेजुएट है, कल वो सीईओ तक पहुंचता है, उस बंदे में ये चीज़ें ग्रूमिंग लाती हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसी चीज़ों से होती है कि आप इन अप्स एंड डाउन्स में से गुजरें।
तो लिहाजा आपने कभी भी अपसेट नहीं होना और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने मूव ऑन करना है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़ी ख़ास है, वो ये कि सीवी बेसिकली आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है। और एक जिसको कहते हैं कि जो कहावत है इंग्लिश में कि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इम्प्रेशन। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि आपको अपना फ़र्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए दूसरा चांस दिया जाए। जो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है वो फ़र्स्ट चांस में ही होगा। उसको इम्पैक्टफुल बनाना है, सीवी को अट्रैक्टिव बनाना है, आई कैचिंग बनाना है, उसको बल्कि करने के लिए एक्स्ट्रा हमने जो है वो चीज़ें नहीं डालनी हैं, कुछ ऐसा हमने ऐसा इम्प्रेशन या कोई फेक चीज़ नहीं डालनी है ताकि जाके आपका जो सीवी है वो अच्छा इम्पैक्टफुल हो। इसी तरीके से जो आपका जो कवरिंग लेटर है उसको आपको सीखना पड़ेगा, वो कैसे बनाना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट स्टाइल है, वो पूछ लेते हैं कि ये चीज़ें मेंशन करें, तो आप कवरिंग लेटर स्टाइल्स को और उनके जो फॉर्मेट्स हैं और जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको MS वर्ड में से भी मिल जाएंगे, और उसमें जो एक बड़ी चीज़ आपको गूगल से भी मिल जाएगी कि आपने CV के जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं उसको आपने कैसे जो है वो मेंटेन करना है। फिर इसी तरीके से जो आपका कवरिंग लेटर है वो CV से भी ज़्यादा शार्ट इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ है, तो वो भी टू दी पॉइंट हो, ठीक है। और अपनी ऑडियंस, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो कैरियर है, जो आपकी एम्प्लॉयर हैं, जो इंटरव्यूअर है बेसिकली, उसके लिए वो बड़ा जिसको कहते हैं कि 1 2 3 की शक्ल में हो, और आपकी उन चीज़ों में वो बेसिकली जिसको कहते हैं कि बेजा तवालत ना हो, कंक्रीट हो, कंसाइज हो और टू दी पॉइंट हो। अब ये है कि हमने जॉब सर्च को देखा है, CV राइटिंग स्किल्स को देखा है, आखिरी हिस्से में हम इसका इंटरव्यूइंग स्किल्स को देखते हैं और इसको आज के सेशन का कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इसमें इंटरव्यू स्किल्स के लिए याद रखें, जब भी आपने इंटर होना है अच्छी ड्रेसिंग से साथ जाएं, शलवार कमीज़ में गए हैं, वेस्ट कोट के साथ गए हैं, साफ़ धुले कपड़ों के साथ जाएं, एक्स्ट्रा तेज़ परफ्यूम नहीं होनी चाहिए। आपने जो अस्सलाम वालेकुम कहना मुंह के साथ एनफ है, आजकल तो वैसे भी वायरस के दिन हैं तो हैंड शेक करने की ज़रूरत नहीं है, और इंतज़ार करें वो ख़ुद आपको बैठने का कहे तो तब आप बैठ सकते हैं। इसमें जो मनी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सैलरीज़ का पूछा जाता है, कोशिश करें कि एम्प्लॉयर आपको कोई फ़िगर दे, उस पर फिर आगे निगोशिएशंस की जाए। ख़ुद से मे भी आप कोई ऐसा फ़िगर दे दें को वो या तो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हो, वो मे भी आपको ज़्यादा देना चाह रहा हो, और ये भी हो सकता है कि आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से उसकी एक्सपेक्टेशन इस लेवल की थी और आपने इस लेवल की बात कर दी। तो ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। इसमें आपने पहले सर्च करके जाना है कि किस लेवल की जॉब है उसकी, और इवन देन अगर आप अनएम्प्लॉयड थे और आप ये चाहते हैं कि अभी कोई भी जॉब शुरू हो, तो ऑब्वियसली आप जो मनी रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक्स्ट्रा क्लेवर बनने की और एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी नीड को और अपनी उस वक्त की ज़रूरत को, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं और पहले से आपकी जो एक्सपीरियंस्ड एक प्रोफाइल है, तो फिर आप निगोशिएशंस करते वक्त इस चीज़ का मार्जिन रखें। अब मैंने बात की कि अपने इंटरव्यू में गैर ज़रूरी बातें करने का मकसद नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, वो चाहेंगे कि आप उनको कुछ लोग मूवीज़ से मुतासर होकर ये समझते हैं कि शायद जो रियल इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पे भी ऐसे होता है, तो ऐसा नहीं होता। मूवीज़ एक अलग दुनिया है, उसको आपने विजुअलाइज़ करके नहीं जाना, बल्कि प्रैक्टिकल ऐसे लोगों से मिले जो पहले इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करते हैं। यूट्यूब पे बेशुमार ऐसी आपको मिल जाएंगी। फिर इसी तरीके से जो आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ जो एक्सपीरियंस है उसको बड़े अच्छे प्लेजेंट माहौल में उसको डिस्कस करें। आम तौर पे जब स्विच ऑफ करते हैं तो जाहिर सी बात है, या तो अच्छी सैलरी के लिए करते हैं, या वहाँ पे कोई जॉब पे उसको इशू था, या एम्प्लॉयर की तरफ से बाज़ औक़ात ज़्यादती भी होती है। हर जगह पे एम्प्लॉय भी गलत नहीं होता, हर जगह पे एम्प्लॉयर भी गलत नहीं होता। इन सारी चीज़ों के बावजूद आपने अपना जो इम्प्रेशन है वहाँ पे अपने एम्प्लॉयर के बारे में इतना नेगेटिव नहीं देना कि जो अगला एम्प्लॉयर है वो ये समझे कि इसका मतलब है वाकई इसके साथ कोई इशू था, तो वो इस पे सोचना शुरू हो जाए। तो
आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोई स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, ठीक है, कोई ऐसा स्लैंग वर्ड नहीं यूज़ करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसकी मज़ीद जस्टिफिकेशन देनी पड़े। सीवी लिखते हुए अगर आपने बुक रीडिंग को अपने हॉबी में लिखा है तो एम्प्लॉयर पूछ सकता है कि बताएं कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पढ़ी थी, कौन कौन से ऑथर्स को पढ़ा था। कहने का मकसद ये है कि कुछ भी फेक ना डालें। जो आप करते हैं, जो आपकी उसमें किसी जगह पे ऐसे ना लिख दीजिएगा कि सिंगिंग सॉन्ग्स मेरा हॉबी है। भाई आपको किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है तब तो ये ठीक है, मगर जो एम्प्लॉयर आपको देखना चाह रहा है अच्छा कॉरपोरेट एम्प्लॉय के तौर पे, तो वहाँ पे इन चीज़ों का जिक्र हरगिज़ नहीं करना। इसी का एक जो पॉजिटिव पॉइंट है कि जब मैंने अपने पहले जो मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने उसमें लिखा अपना कि मैं तिलावत भी करता हूँ, और ये आज से यानी 13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि वो मैंने सीवी में दिया, इंटरव्यू हो गया, मेरी जॉब होगी। अब उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि हम उसका फाउंडिंग स्टाफ थे बेसिकली, तो जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई तो मेरे जो एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर थे, उन्होंने जो हमारे उस वक्त के जो हेड थे उनको कहा जी वो मुनम किधर है। उन्होंने कहा जी हैरियत, वो कहते हैं जी कि उन्होंने अपने सीवी पे लिखा था कि मैं तिलावत कर लेता हूँ, तो उनको बुलाएं, ज़रा उनसे तिलावत करवानी है। गोया कहने का मकसद ये हुआ कि वो इतना पुरानी बात थी मगर उनको याद रहा। तो आपने एम्प्लॉयर को देखते हुए अपनी हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी लिखना है। वॉलंटियर एक्सपीरियंस में भी जब आप कुछ लिखना चाहें या बताना चाहें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करें जो रिलीजियस बैकग्राउंड की होंगे। लाजमी नहीं है जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसको लाइक करे या डिसलाइक करे। तो जो आम पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका जिक्र करें। स्पोर्ट्स में भी आप उन स्पोर्ट्स का जिक्र कर सकते हैं कि जो आपने वाकई खेली हों। ये ना हो कि जो आगे एम्प्लॉयर बैठा है वो भी उसी सब्जेक्ट का, उसी खेल का, उसी हॉबी का बंदा और वो आपसे ऐसी क्वेश्चनिंग करे कि फिर आप जो है वो परेशानी में पड़िए। आपकी ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उसको फोकस करते हुए आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। लाइट परफ्यूम का यूज़ करें। अगर आप इतर भी यूज़ कर रहे हैं तो लाइट हो और कम मिकदार में हो। ये ना हो कि जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके सर दर्द का एक मूजब बन जाए आपका इंटरव्यू। फिर इसी में आपसे वो पूछते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, अपनी वीकनेसेस बताएं। तो स्ट्रेंथ्स बताते हुए अपना यह ख्याल रखना है कि कोई एक्स्ट्रा 30 मार खान बना के ख़ुद को नहीं पेश करना। जो आप हैं सो हैं वही बताएं। वीकनेसेस बताते हुए भी मुझे याद पड़ता है कि हमारा यूनिवर्सिटी जो एजुकेशनल सेटअप था उसमें एक दफ़ा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ और वो ट्रेनर ये बता रहे थे कि वीकनेस बताते हुए बाज़ औक़ात आप उसको स्ट्रेंथ बना के शो करें। मसलन सर मैं काम में इतना मगन हूँ, ये मेरी वीकनेस है, मैं काम में इतना बिज़ी हो जाता हूँ कि मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता। तो दूसरे अल्फाज में आप उसको अपनी दिलजमी का बता रहे हैं। तो एक तरफ से वीकनेस बता रहे हैं मगर उसको स्ट्रेंथ बना के पेश कर रहे हैं। एक एडवाइस दी जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर में और आम प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक ट्रायंगल है रीड, थिंक और स्पीक की। ठीक है, चीज़ों को रीड आउट करें प्रोफेशनली, चीज़ों को, इंटरव्यू स्किल्स को, सीवी राइटिंग को, जॉब सर्च को, या जो भी आपकी जो फील्ड है उसकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर थिंकिंग करना कि जो मैंने रीड किया है, बाज़ का जो मुताला है वो आपको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो कच्चे जहन के साथ किसी चीज़ का फ़ौरी असर नहीं ले लेना, ये मुताला की कामयाबी है। चीज़ों को से फ़ौरन मुतासर भी नहीं होना, फ़ौरन मुतनफ़र भी नहीं होना, फ़ौरन पॉजिटिव भी नहीं हो जाना और फ़ौरन नेगेटिव भी नहीं हो जाना। फिर इसके ऊपर थिंकिंग करना और फिर अपने आप को आदत डालना स्पीक। यानी ये इस वजह से कि इंटरव्यू में कहीं ऐसा लफ्ज़ आपसे मुँह से या कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए कि बाद में आप सोचेंगे मैंने ये क्यों बोला था। ठीक है, तो गैर ज़रूरी और ऐसी चीज़ जिसको बाद में आपको पछतावा होना पड़े, तो पहले रीडिंग बढ़ाएं अपनी, फिर उसके ऊपर थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं और फिर उसको स्पीकिंग की तरफ लेके आएँ। आखिर पे जो कुछ चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो मार्टिन लूथर था उससे एक दफ़ा एक ईसाई ने पूछा। मैंने शुरू में बात की जैसे ये
जो मेरा सेशन है ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लिए है। उसी तरीके से सवाए कादियानियों को छोड़ के जो ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी मज़ाहब को मानने वाले हैं, बिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, और ऑब्वियसली उसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। तो अब देखेंगे मार्टिन लूथर एक ईसाई की तरबियत कैसे कर रहा है। उससे पूछा उसने कि बताएं मैं क्रिश्चियनिटी की खिदमत कैसे कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप क्या करते हैं। उसने कहा जी मैं जवाबन उसने बताया जी कि मैं एक शू मेकर हूँ। तो मार्टिन लूथर ने उसको ये नहीं कहा कि आप जो शूज़ बना रहे हैं उस पर जो वो ईसाई जिस क्रास को मानते हैं वो बनाएं छोटे छोटे, और उसको यानी लेबलिंग करके जो हम बात औक़ात इस्लाम को सेल आउट कर रहे होते हैं और लोगों की जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं उनको हम सेल आउट कर रहे होते हैं। तो इसके बजाय उसने कहा कि एक अच्छा जूता बनाओ और उसको फेयर प्राइस के ऊपर सेल आउट करो, यही क्रिश्चियनिटी की खिदमत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बात कहना चाह रहा हूँ कि आज ह्यूमैनिटी को, नेशन को, कंट्री को, रिलीजन को सपोर्ट करना है और उसको सर्व करना है, तो उसके लिए हमें अपनी सर्विसेज में, अपनी प्रोडक्ट्स में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अच्छे अंदाज से उसको बनाएं और एक अच्छी प्राइस पे लोगों को दो, हम इसको कंज्यूमर को और अल्टीमेट जो कस्टमर है हमारा, हम उसको सेल आउट करें, यही हमारी खिदमत है। और इसमें बाज़ बंदे हैं कि वो एक चीज़ की नोहागरी करते हैं कि पाकिस्तान में या किसी जगह पे यहाँ पे मेरिट की दर्जियाँ बखेरी उड़ाई जाती हैं और सिफारिश का कल्चर है, रेफरेंसेस हैं, जॉबलेसनेस है, ये हैं, ये बैरियर्स हैं। मगर इन्हीं बैरियर्स में से आगे हमने अपना रास्ता निकालना है। मेहनत करने वाले की अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करता। जो स्टूडेंट्स मुसलसल अपने आप को एक स्ट्रगल में डाले रखते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव कर जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जो हम हिम्मत नहीं हारते, वो बार बार ट्राई अगेन एंड अगेन, और तारिक बिन ज़ियाद के उस फार्मूले पे जो आपने अपनी फ़ौज को कहा था कि बर्न द बोट्स बिहाइंड, अपनी जो कश्तियाँ हैं उनको जला दो। जब अपनी कश्तियाँ जला के आप किसी भी चीज़ के लिए, जब पता हो कि आप इससे वापसी कोई नहीं है, तो आप समथिंग एक्स्ट्रा कर गुज़रते हैं। और याद रखिए कि हर बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात माज़अल्लाह कोई किसी के साथ ज़्यादती का मुर्तकिब नहीं होती, वो हर एक को अपॉर्चुनिटी देता है। अब उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किसने करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी उस नाकामी के अंदर, उस जॉबलेसनेस के अंदर, उसी परेशानी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और बाज़ बंदे उसी के अंदर गुम हो के रह जाते हैं। हमें गुम नहीं होना, हमें रास्ता निकालना है। और हमने जो ये जो फ़ोरम बनाया है जिसकी हमने बात की, और डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं आपको अपना नंबर जो है वो भी शेयर करूँगा। इस पे आपने बेजा तंग नहीं करना, बस आपने एक मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना है। तो हमने मेल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, फ़ीमेल्स के लिए अलग, उसमें हम स्कॉलरशिप्स शेयर करते हैं, एडमिशन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ जो हमारे लोग हमें बताते हैं कि कोई बिज़नेस है, कोई ऐसा मतलब उस चीज़ों को हम जो है वो उनमें यूटिलाइज़ करते हैं। तो आप भी उस दायरे में शामिल हो जाइए। उस लिंक्स में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इंशाल्लाह वो लिंक्स भी दे दूंगा कुछ। तो एक बात याद रखिएगा कि अपना ये क्रक्स ऑफ दी सेशन ये है कि फ़ेक कुछ भी ना हो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जा रहे हैं तो उसकी मुकम्मल छानबीन करके जाएं। कोई थर्ड पार्टी मैंडेट रखने वाला थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जिस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। बाद औक़ात आपसे फ्रीलांसिंग में और ऑनलाइन वर्क में वो आपको इन्वेस्टमेंट्स मांगते हैं, तो वहाँ पे आपने उसका SECP जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका कोई सर्टिफिकेट मांग लें, FBR की, या जो बाकी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, और उसको भी टैली करें उनकी वेबसाइट से जाके। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है वो ये कि ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, उम्मत दावत हो या उम्मत इजाबत हो, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। तो जितने भी लोग हैं उनको अच्छे सोच के साथ उनको सर्व करना,
जो अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुँचें, या इस ख़याल को जहन से निकाल दें। जहाँ से हमने बात शुरू की थी उसी को वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं कि जो आपका हिस्सा है वो आपको मिलेगा, मगर स्कॉलरशिप्स को शेयर करना, एडमिशन इंफॉर्मेशंस को शेयर करना, जॉब्स को शेयर करना, ये हमारा फ़रीज़ा है। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का जो करम है वो ज़रूर होगा, और इंशाअल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में। दुआगो हूँ। इस सेशन के हम इंशाअल्लाह वेबिनार भी करने का इरादा रखते हैं, इसके एक्सटेंशन लेक्चर्स कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मुख्तलिफ़ फ़िगर्स हैं, हाई प्रोफाइल जो लोग हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, हम उनका इंशाअल्लाह इसमें एक्सटेंशन लेक्चर्स भी रखेंगे, उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे और वेबिनार की तरफ भी हम इंशाअल्लाह सोच रहे हैं। बस आखिरी जो पैगाम है वो ये कि आपने सिर्फ़ ये कहते रहना कि बेरोज़गारी है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, यहाँ पे निज़ाम नहीं है, यहाँ पे सिफारिश है, यहाँ पे रिश्वत का कल्चर है, रेफरेंसेस बेस्ड जॉब हैं, यहाँ पे जॉब अनाउंस होने से पहले हो चुकी होती हैं। इसकी बजाय जो आप पॉजिटिव कर सकते हैं दूसरों के लिए वो ज़रूर कर गुज़रें, और इस वजह से भी कर गुज़रें ये सोच कि जैसे आज मैं आपसे मुखातब हूँ कि हमारे बाद जो लोग आएँ हम उनके लिए आसानी का ज़रिया बने, उनको वो वैक्यूम फ़ील ना हो, वो स्पेस, वो खला फ़ील ना हो कि हमारे लिए जो हमसे पहले गुज़रने वाले थे उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे, एक शेर आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। कतील शफ़ाई ने कहा था कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह हाफ़िज़।